व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू कैनानेट। तो जैसे कि पिछले कुछ एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगले कुछ वीडियोस में मैं एमसीयू के जो 4 फेजेस है, यानी कि पूरे इन्फिनिटी सागा मतलब फेज़ 1 2 3 और उसके बाद फेज़ 4, उन चारों के जो जितने भी मूवीज़ हैं उनको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। तो वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो यह बिना किसी फैक्ट्स पे बात किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मुझे बताना ही है कि ये मैंने पूरे एक वीडियो में हर एक मूवी को नहीं डिस्क्राइब कर सकता, मुझे एक पूरा प्लेलिस्ट बनाना पड़ा। तो इसलिए अगर आप पूरे सारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो अभी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते होंगे। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मूवी आई थी वो आई थी 2008 के आयरन मैन। अब इस मूवी में हमें एक जीनियस, बिलियनियर, प्ले बॉय, इन्वेंटर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। तो और ये स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक थे। और स्टार्क इंडस्ट्री क्या करता था कि यूएस आर्मी को वेपन सप्लाई किया करता था। तो वैसे ही एक दिन एक बॉम्ब टेस्टिंग के लिए वो अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 10 रिंग्स उस पर हमला बोल देता है और वहाँ पे ही एक बॉम्ब एक्सप्लोशन के कारण उसके शरीर पे कुछ स्ट्रैपनल्स घुस जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो टेररिस्ट लोग उसे पकड़ भी लेता है और वहाँ पे टोनी स्टार्क के साथ मुलाकात होती है एक और अमेरिकन साइंटिस्ट की जो वहाँ पे कैप्टिव थे, और वो टोनी स्टार्क के लिए एक आर्क रिएक्टर बना के देता है और जो उन स्ट्रैपनल्स को टोनी स्टार्क के हार्ट तक पहुँचने से रोक रहा था। और ये टेररिस्ट अब दावा करते है कि तुम लोग अगर हमारे लिए भी एक वैसा मिसाइल बना दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो टोनी स्टार्क पहले मना करता है, बट फिर उसके बाद वो मान जाता है और वो ऑर्डर करता है कि मुझे सारे मटेरियल्स और सप्लाई करो, मैं बना दूंगा। वो मटेरियल भी सप्लाई कर देते हैं, पर उस मटेरियल से वो एक मिसाइल बनाने की बजाय एक सूट बनाता है। अब ये सूट से वो किसी तरह से बचकर भाग जाता है और उसका वो जो दोस्त, साइंटिस्ट दोस्त था, वो मर जाता है। और अब हमें टोनी स्टार्क के दो दोस्त को दिखाया जाता है। सबसे पहला है ओबेडिया स्टैन, जो टोनी स्टार्क के एक बिजनेस पार्टनर है, और दूसरा कॉलोनल जेम्स रोड्स, जिसको रोडी कहता है। वो यूएस आर्मी में, आपको नाम सुन के पता चल रहा होगा कि कॉलोनल रैंक में काम करता है। उधर जब टोनी स्टार्क भाग रहा था उन टेररिस्ट से, तब उसका आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन्हीं आर्मर के पीसेस को वो 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लेते हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपने शरीर से वो आर्क रिएक्टर निकाल देता है और एक नया आर्क रिएक्टर लगा देता है, और वो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को बोलता है उसे फेंक देने को, पर वो इसे अपने पास रख लेता है गिफ्ट की तरह, और ये कि लिख के कि प्रूव दैट टोनी स्टार्क हैज़ अ हार्ट। और उधर टोनी स्टार्क आप क्या करता है कि अपने लिए नए नए आर्मर्स बनाना ट्राई करता है। लाइक सबसे पहले वो एक बनाता है आयरन से Mark II आर्मर, और उसे पता चलता है कि आयरन हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्रीज हो जाता है, तो इसके लिए अब Mark III बनाता है, वो गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से। और उधर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट, कि ओबेडिया स्टैन ही असल में एक चोमू है। उसने जानबूझकर टोनी स्टार्क को वहाँ पे अफगानिस्तान में भेजा था ताकि उसे वो टेररिस्ट लोग मारे, और वो ओबेडिया स्टैन और टोनी स्टार्क के जो स्टार्क इंडस्ट्री है उस पर कब्जा कर ले। बट ऐसा जो कि नहीं हुआ। तो अब ओबेडिया स्टैन क्या करता है कि वो जो टेररिस्ट लोगों के पास जाता है, उनके लीडर को मारकर, और वो सूट वहाँ से लेके चला आता है और वो इस सूट का नाम देता है आयरन मॉन्गर। बट इतने सारे साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और इतने बड़े लैब के बावजूद भी कोई भी आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता, जो कि टोनी स्टार्क ने गुफा के अंदर बना दिया था। तो अब क्या करता है कि ओबेडिया स्टैन जाकर टोनी स्टार्क के छाती से ही वो आर्क रिएक्टर उखाड़ कर अपने सूट में डाल देता है। अब टोनी स्टार्क तो इससे मरने वाला था, बट क्या होता है उसके दोस्त जेम्स रोड्स के साथ वो मिलकर वो जो पहले जो वो था ना आर्क रिएक्टर, जिसको पेपर पॉट्स से संभाल कर रख दिया था, उसे अपने छाती पर लगाता है, मार्क III आर्मर पहनता है, आयरन मॉन्गर के साथ फाइट करता है और उसे फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं निक फ्यूरी आकर टोनी स्टार्क से ये कुछ बोल रहा होता है कि भाई एक एवेंजर्स का, एक मतलब सुपर हीरो का एक जो टीम है हम बनाना चाहते हैं, और वहाँ पर तुम मेंबर बनो, मतलब एवेंजर्स का इनिशिएटिव। फेज़ 1 की दूसरी मूवी आई थी 2008 में ही, जो है इनक्रेडिबल हल्क। अब इसमें हमें एक टैलेंटेड, मतलब 1 सेकेंड एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, ब्रूस बैनर, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। वाह भाई, इंडिया और यूएसए में कुछ सिमिलरिटी हो या ना हो, एक बात का सिमिलरिटी है कि वहाँ पर टैलेंटेड लोगों को उतना ही भाव दिया जाता है जितना एक इंट्रोवर्ट को बर्थडे पार्टी में दिया जाता है। वैसे इस गाइस टॉपिक से ज़्यादा ना भटकते हुए फटाफट से हम देख लेते हैं कि मतलब वो बैनर ऐसे ही काम कर रहा होता है फैक्ट्री में, बट तभी एक दिन उसके घर में
मिलिट्री लोग रेड मार देता है, आई डोंट नो भाई, पर बैनर किसी तरह से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सबको उड़ाकर भाग जाता है। और वैसे मिलिट्री को लीड कर रहा होता है एमिल ब्लॉन्स्की, और उसे ऑर्डर दिखा था थंडरबोल्ट रॉस, जनरल थंडरबोल्ट रॉस। अब एमिल ब्लॉन्स्की का ईगो हार्ट हो जाता है कि उसके इतने सारे लोगों को हल्क ने मार दिया, तो वो क्या करता है, अपने शरीर पर 2 सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर देता है और बन जाता है एक सुपर सोल्जर। उधर हम देखते हैं ब्रूस बैनर भागते हुए एक यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पे उसके एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है बेटी रॉस। अब बेटी रॉस क्या होता है, वो जो जनरल है थंडरबोल्ट रॉस उसी की बेटी, मतलब थंडरबोल्ट की बेटी का नाम बेटी। वैसे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, पर उससे मिलने जाता है और वहाँ पर भी मिलिट्री लोग हमला कर देते हैं और इसी कारण बैनर फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सारी मिलिट्री को उड़ा देता है। और वैसे तो एमिल ब्लॉन्स्की पहले बहुत अच्छा फाइट दे रहा था हल्क को, बट एक लात से ही उसका काम तमाम हो गया और वो बेटी रॉस को यहाँ से लेकर भाग जाता है। बट यहाँ पे होता है एक ट्विस्ट, इस एमिल ब्लॉन्स्की इससे मरता नहीं, बट उसका ईगो और ज़्यादा हार्ट हो जाता है और वो कहता है अब तो हल्क की पुंगी बनाना ही पड़ेगा। वैसे अब बैनर जाता है सीधा डॉक्टर ब्लू के पास और हम देखते हैं कि बैनर भी कम परेशान नहीं है हल्क के कारनामों से, मतलब बैनर और हल्क अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। अब इससे क्या होता है कि बैनर डॉक्टर ब्लू के साथ मिलकर किसी तरह से कोशिश करते हैं हल्क को सप्रेस करने की, बट वहाँ पर भी मिलिट्री लोग हमला कर देते हैं। भाई हल्क का नसीब ही खराब है यार, बैनर का हर वक्त मिलिट्री हमला कर देता है इस मूवी में। बट यहाँ पर बैनर चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर देता है। बट यहाँ पे आ जाता है एक ट्विस्ट, क्योंकि एमिल ब्लॉन्स्की डॉक्टर ब्लू से वो अपना हल्क का ब्लड मांग लेता है और उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। उसके पहले शरीर में ही एक सुपर सोल्जर सीरम था, उसके बाद हल्क का ब्लड और इन सब का खिचड़ी होकर वो बन जाता है एबॉमिनेशन। अब ये वो इससे मिलिट्री पर हमला कर देता है, मजबूरी में बैनर को फिर से हल्क बनना होता है और वो एबॉमिनेशन को कूट देता है और यहाँ पे मिलिट्री लोग हल्क का मदद कर रहा होता है और फिर हल्क वहाँ से चला जाता है। That's all. The movie ends और यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क आता है और जो बात निक फ्यूरी ने टोनी स्टार्क को पिछले मूवी में कहा था वही सेम बात अब वो जनरल रॉस को बोल रहा होता है और इससे पता चलता है कि अब तो शायद बड़ा कुछ धमाका होने वाला है। और इसके बाद जो तीसरी मूवी है इस फेज की वो है आयरन मैन 2 और इस मूवी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के सर पर भी कम संकट नहीं है। सबसे पहली बात तो उसके आयरन मैन होने से गवर्नमेंट उसके ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसे देखने के बाद उसके जो राइवल कंपनी लाइक हैमर इंडस्ट्रीज जिसको रूल करता है जस्टिन हैमर, वो भी उसके अगेंस्ट चला जाता है। सिर्फ यही नहीं, उसके शरीर पर जो वो आर्क रिएक्टर है उसमें पैलाडियम नाम का एक सब्सटेंस यूज होता है और उससे वो टोनी स्टार्क के शरीर को धीरे धीरे मार रहा है। मतलब आर्क रिएक्टर उसे बचा भी रहा है और धीरे धीरे मार भी रहा है, बट मतलब शॉर्ट टर्म में बचाना, लॉन्ग टर्म में मारना। और यही नहीं, टोनी स्टार्क के पापा हावर्ड स्टार्क के जो पुराने कुछ दुश्मन भी थे लाइक इवन वैन को, वो भी अब टोनी स्टार्क के पीछे लग जाते हैं और वो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर भी बना लेते हैं। और इससे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अकेला ही उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसके क्लोज भी काफ़ी सारे लोग हैं और इवन वैन को अपने लिए एक आर्मर भी बनाता है जिसका नाम है व्हिप्लैश और इससे मदद से वो टोनी स्टार्क पर हमला करता है और टोनी स्टार्क ट्रांसफॉर्म करके आयरन मैन बनकर उसकी पुंगी बचा देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के जो शरीर में जो पैलाडियम है उससे काफ़ी वो परेशान है और उसके बर्थडे पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो उसके आखिरी बर्थडे है, इसीलिए अपने दुख को भुलाने के लिए और नशे में एकदम मस्त इधर उधर तबाही मचाने लग जाता है, पागलपंती करने लगता है और इससे उसके दोस्त जेम्स रोड्स, वो कर्नल याद है ना, वो भड़क जाता है और वो टोनी स्टार्क के एक आर्मर पहनकर उसके साथ फाइट करता है। ऑल्दो ये फाइट टाई हो जाता है, बट इससे हमें एक नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है वार मशीन। इस मूवी में हमें ब्लैक विडो को भी पहली बार दिखाया जाता है जो मेरा पर्सनली एक टाइम पर क्रश था। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, मतलब एक नया एलिमेंट से जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसे पहन लेता है और अपने लिए एक नया आर्मर बनाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जस्टिन हैमर यानी कि उसके टोनी स्टार्क के राइवल, वो अब इवान बैंको को जेल से छुड़ा लेता है और उसे सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देता है और कहता है कुछ भी करो बट टोनी स्टार्क को हराओ, मार दो। और इसी से वो इवान बैंको अपने लिए एक फुल आर्मी बना लेता है, मतलब ड्रोन्स की, रोबोट्स की, और अपने लिए नया आर्मर भी बनाता है। और यहाँ पे बस हम आयरन मैन और वार मशीन का कॉम्बो देखते हैं जहाँ पर वो सारे ड्रोन्स को मारते हैं, मतलब रोबोट्स को उड़ा देते हैं। बट उसके बाद जब व्हिप्लैश की एंट्री होती है तब आयरन मैन और वार मशीन दोनों मिलकर भी उससे सामना नहीं करते हैं, बट ऑल्दो आखिर में वो लोग एक ट्रिक यूज़ करके उसे मार देता है। हम आखिर में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क फाइनली वो पेपर पोर्स जो था उसका असिस्टेंट या कुछ भी उसे अपने प्रपोज कर लेता है, अपनी दिल की बातें बता देता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि घने रेगिस्तान के बीचों बीच एक हथौड़ा गिरा रहता है। अब ये हथौड़ा किसका है, इसका क्या इफेक्ट है, ये तो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना हाँ चैनल को, और इंस्टेंट में कुछ वीडियोस देख लो।